अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाए, सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए। IMF मिशन ने मुतालबा कर दिया है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सरकारी इदारों के नुकसान के हवाले से IMF को ब्रीफिंग दी गई। IMF मिशन ने PI की निजकारी न होने पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी मालियाती फंड मिशन का दौरा पाकिस्तान जारी। मिशन ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने नए मुतालबात रख दिए। कहा है कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को प्रोफेशनली ट्रीट करे। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले तमाम मुल्कों के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए, सबके लिए यकसा सर्विसेज फराहम की जाए। IMF ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर वर्किंग करने का मुतालबा भी किया है। IMF मिशन 15 नवंबर को SIFC हुक्काम से मुलाकात करेगा। गुज़िश्ता रोज़ IMF मिशन के साथ FBR रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर मुज़ाकरात हुए। रेवेन्यू शॉर्टफॉल, नेशनल फिस्कल पैक्ट, गर्दिशी कर्जे पर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर हुक्काम की जानिब से IMF मिशन को तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई गई। IMF से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मिनी बजट का खतरा टल गया। FBR हुकाम ने दावा किया है कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा और पेट्रोलियम मसनूआत पर GST भी नहीं लगाया जाएगा। IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया है। टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 10.3% हो गई है। ज़राए FBR का बताना है कि IMF के साथ अभी मजीद मुज़ाकरात भी होंगे। IMF के साथ ताज-ए-दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्की है। तरमीमी टैक्स कवानीन के बारे में भी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया गया है और तवक्को जाहिर की गई है कि ये भी मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद जल्द जारी हो जाएगा। इसके अलावा टैक्स चोरी में मुलविस अनासिर और कंपनियों और बड़े इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। ऑफ सेल से हासिल टैक्स मामले पर सेनेट खजाना कमेटी में चेयरमैन FBR का बयान बताया कि अब जो POS की जाली पर्ची लेकर आएगा उसको इनाम मिलेगा। जाली रसीद देने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और दुकान सील होगी। POS रसीद से हासिल होने वाला टैक्स FBR के 17 और 18 स्केल के मुलाजमीन के वेलफेयर पर खर्च होते हैं। इस मौके पर सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि इस्लामाबाद में ऐसा बिल मिला है जिस पर प्रिवेंटिव बिल लिखा था, जिस पर चेयरमैन FBR ने एतराज़ किया कि हमारी इन्फोर्समेंट इस्तेदाद कम है। अब आपको बताएं कि महंगी बिजली से सताए कराची के अवाम के लिए FPCCI मैदान में आ गई कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 68 अरब रुपए के इजाफी बोझ को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान कर दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अमान पराचा ने के इलेक्ट्रिक पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि के इलेक्ट्रिक डिफॉल्टर्स का पैसा उन सार्फिन से क्यों वसूल कर रही है जो हर माह बिजली बिल की अदायगी करते हैं। अमान पराचा ने मुतालबा किया कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के इजाफे की कोशिश को फौरी रोके। हैं उनका बोझ आम सार्फिन और इंडस्ट्रियलिस्ट पे डालने जा रहे हैं। ये कानूनी तौर पे ये किसी तौर पे भी आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप डिफ़ॉल्टर जो है उनको आप नोटिस दें या आप कोर्ट के थ्रू उनसे रिकवरी कराएं। आप उसका बोझ अगर आप सार्फिन पे डालेंगे तो सार्फिन किस आगे बिजली जो है बहुत महंगी ले रहा है और उसकी क्या सज़ा है कि वो उनका जो है बोझ अपने सर ले। हम बरज़ोर अपील करते हैं कि इस कोई किसी तरह से भी अप्रूवल न दी जाए। बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे और हम ऑलरेडी IPPs पे बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी चार्जेस के मद में आप पेमेंट ले रहे हैं उस पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि FPCCI अपना मौक़िफ़ बार दे रही है और ये अब एडिशनल अगर आप के वो बोझ डालने जा रहे हैं तो इस पर भी हम भरपूर एहतजाज करेंगे और जिस डिपार्टमेंट को लिखना होगा ज़रूर लिखेंगे। कराची में कच्ची आबादियों को नई तामीरात से तब्दील करना होगा। हम एक हदफ रखेंगे कि कब तक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब का खिताब, बोले 2025 का साल रियल एस्टेट बिजनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। अगले वर्षों में घरों की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। आरिफ हबीब ने मेयर कराची की भी तारीफ की। ऑनरेबल मेयर के होते हुए तो मैं स्कीम का नहीं कर सकता, वो स्कीम का अनाउंस करेंगे और उसको हम जो है वो सपोर्ट करेंगे। 1 साल के बाद जो है वो आप ये देखेंगे कि यहाँ जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस में किस तरह जाए। 1 साल पहले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमारा ये व्यू होता था और स्टॉक एक्सचेंज डबल हो गया। अपनी अपनी जो ज़रूरत है घर की बच्चों के लिए वो ले लीजिए जल्दी से। सही जगहों पे जो है जहाँ भी आपको सूट करता हो वो ले लीजिए। प्राइसेस जो है वो
बढ़ जाएंगे, ऐसा नजर आता है। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे रखी है। बानी का कहना है कि कौम ने अब फैसला करना है कि उन्होंने जबर के तहत जिंदगी गुजारना है या आज़ादी के साथ जीना है। 9 फरवरी को सारा मैंडेट चोरी किया गया, इसे हमें वापस लेना है। को आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। फाइनल कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। बानी ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी ऐलान कर दिया, कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह हो रही है आज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे पहले से आप हुई तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। पीटीआई एक और मुकदमे से बरी कर दिए गए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दिफात के तहत दर्ज मुकदमे से बानी पीटीआई, असद कैसर, शेख रशीद और फैसल जावेद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मुल्जिमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना पारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। नवाज शरीफ ने कहा था कि हम सड़कें बनाएंगे और तुम सड़कें नापते जाओगे। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज पंजाब में तारीखी और इनकलाबी इक़दामात कर रही हैं। कौम के बच्चों को अपने इक़्तिदार की हवस में झोंकना, अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रही हैं। बानी पीटीआई की सियासी ज़िंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी है। माहौलियाती तब्दीली से कैसे निपटा जाए। अज़रबैजान में कोप 29 से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि कैसे मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा आधा फीसद भी नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि कोप 27 में किए गए फंडिंग के वादों पर अमल दरामद किया जाए। आज दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बाकू में होने वाले COP 29 इजलास से खिताब बोले, सैलाब से मकानात, बुनियादी ढांचा और लोगों का रोज़गार शदीद मुतासर हुआ। पेशगी इत्तलात का मौसर निज़ाम होता तो सैलाब की तबाही से बचा जा सकता था। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, बारिशों के निज़ाम में बिगाड़ भी आलमी चैलेंज है। प्रोग्राम के तहत 2027 तक कुर्रा अर्ज़ के हर फर्द का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। पहिया रोका गया। मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 18 तक तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि हमें CPEC जैसा तारीखी मंसूबा मिला, अब मईशत बेहतर हुई है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। 2013 वापस इक़्तिदार में आए तो 18 घंटे लोड शेडिंग का शिकार था। 2017 में लोड शेडिंग भी ख़त्म हो गई, दहशत गर्दी भी ख़त्म हो गई, कराची भी नॉर्मल हो गया और मुल्क की तरक्की का पहिया चलने लगा और हम इक़्तिसादी तरक्की के हदफ हासिल करने लगे। और हमने 2018 में एक तब्दीली के सफ़र शुरू किया और हर वो चीज़ जो 2013-18 में की गई थी उसकी नफ़ी शुरू कर दी। और उसका नतीजा ये निकला कि अप्रैल 2022 में जब हम हुकूमत में वापस आए तो पाकिस्तान का वो तरक्याती बजट जो 1000 अरब था 2018 में, 2022 में वो सुकड़ के 750 अरब रह चुका था। कराची में 10 मकामात पर इंतखाबात में धांधली शुरू हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मानम जफ़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कल 14 नवंबर है और कल सुबह में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रही हैं। पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि बैलेट बॉक्स पर कब्ज़ा और साजिश की जाए। 2023 में फॉर्म 11, 12 और 13 में धांधली की गई। आम इंतखाबात में फॉर्म 47 में क्या हुआ सबने देखा। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशनर
ये सारे इस तरह के हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारी नज़रों के अंदर मौजूद हैं। और जो आपका वतीरा रहा है कि आप घोस्ट मुलाजमीन, घोस्ट स्टेशन, घोस्ट अमला, ये सारी चीज़ें इसके हवाले से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जमात इस्लामी की जद्दोजहद जारी है, हमारी मज़ाहमती जद्दोजहद जारी है। हम इन जालिम हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर करेंगे कि कराची का हक कराची के लोगों को दिया जाए। कराची साइट एरिया में प्लास्टिक दाना के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक KMC और रेस्क्यू के 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। आतिशज़दी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात तो फौरी सामने ना आ सकी। आग से इमारत की बालाई मंजिल पर बने मुख्तलिफ अशिया के गोदाम और छोटी फैक्ट्रियाँ मुतासर हुई हैं। नीयत साफ, मंजिल आसान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और काम पर ज्यादा तवज्जो देता हूँ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तकरीब से खिताब में कहा कि पूरे साल में बल्दिया उस्मा का टैक्स कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ टैक्स वसूली कंपनी को देते थे। 15.5 करोड़ रुपए में शहर कैसे चला सकते थे? हमारे मुआशरे में बातचीत ज़्यादा की जाती है, खाने ज़्यादा खाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा की जाती है, गपशप ज़्यादा की जाती है। एग्जीक्यूशन जो है ना वो ज़ीरो है हमारी। यही पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हमने टेक ओवर किया था इलेक्शन, पूरे साल में बल्दिया उस्मा कराची KMC 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करता था। 20 करोड़ में से 4 करोड़ 38 लाख रुपए उस कंपनी को दे दिए जाते थे जो कि वो पैसे कलेक्ट करती थी KMC के बिहाफ पे। यानी कि 15.5 करोड़ रुपए में आप शहर क्या चलाएंगे? स्मॉग से कैसे लड़ना है, इसके लिए बीजिंग की जानिब देखना होगा, जहां कभी दिल्ली और लाहौर से ज़्यादा स्मॉग हुआ करती थी। वहाँ स्मॉग कैसे ख़त्म हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मादी करीब में चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में शदीद तरीन स्मोक हुआ करती थी, लाहौर और न्यू दिल्ली से भी ज़्यादा। मगर फिर क्या हुआ? चीनी हुकूमत ने 2 दहाइयों तक बीजिंग की स्मोक से जंग लड़ी। सनती सरगर्मियों से शहर की फिजा इस कदर जहरीली हो चुकी थी कि शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज ने 2014 में कह दिया था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा। मगर फिर चीनी हुकूमत ने सनतों के लिए धुएं के अखराज की हदूद मुतय्यन की, जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद और कार्बन फ्री बनाया, इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों की तशहीर की गई। शहर में स्मोक टावर्स नस्ब किए गए जो फिजा को साफ करते रहते हैं और ये इक़दामात बरसों बाद भी सख्ती से लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 85 है। और अब लिए चलते हैं आपको कराची की बदकिस्मत कोरंगी रोड का हाल दिखाने, जहां से रोज़ाना लाखों अफराद अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और बसों में खौफनाक गड्ढों और मौत के मुंह से बचाते गुजरते हैं। अजियत और तकलीफ़ तो बहुत होती है, मगर दिल महसूस कर जाता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। कराची में यूं तो कई सड़कें तबाहाल हैं, मगर कोरंगी रोड पर खुदा किसी दुश्मन को सफर की अजियत ना दे। ये दर हकीकत वही शाहराह है जो सफर करने वालों को खुदा याद दिला देती है। जब पैर दर पे गड्ढे आते हैं, गाड़ियाँ डगमगाती हैं, जिस्म को शदीद झटके लगते हैं, हड्डियाँ चटकती हैं, दर्द की एक लहर कमर से उठती है तो दिमाग को झंझोड़ कर रख देती है। इंसान बेइख्तियार चिल्ला उठता है, अल अमान अल हफीज। वैसे तो पूरे कोरंगी रोड पर ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ मसला है, लेकिन कयूमाबाद से क्रॉसिंग तक सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं। माल बरदार ट्रक, बसें, कारें, रिक्शे और हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें इस सड़क से गुजरकर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया या शहर के दीगर मकामात को जाती हैं। मगर ये रोड क्या है? रोड के नाम पर धब्बा है, एक कलंक है। जगह जगह पड़े गड्ढों ने सड़क को खंडर बना रखा है। जो कोई गड्ढों से बच जाए तो हिफाजती दीवार न होने की वजह से नदी में गिरने का खतरा सर पर तलवार बनकर लटक जाता है और कई किस्मत के मारे नदी में गिर भी चुके हैं। हालत खास करके कयूमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग वगैरह, इनकी हालत बेहतर हो जाए। नई बाइक भी ले लो, वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में खराब हो जाती है। हम बाइक खराब हो जाती है तो लो है, हमारी क्या हालत होती होगी। एक लेडीज और एक जेंट्स जो बाइक से जा रहे थे, यहीं एक्सीडेंट हुआ है इसी रोड पर, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। रोड का पता टूटा हुआ है, एकदम ब्रेक मारा तो पीछे वाली गाड़ी आके लग जाती है उनको आके। एक्सीडेंट तो होते हैं, इनकी वजह से काफी एक्सीडेंट होते हैं।
सूरज गुरूब होते ही कोरंगी रोड भयानक अंधेरे में डूब जाती है, क्योंकि इस बदकिस्मत सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट सलामत नहीं, जिससे डाकू और लुटेरे दिल भर कर लूटमार करते हैं। बहुत सारी सड़कें जो खराब हुई थी, उन सड़कों को उन्हीं ठेकेदारों से वापस काम कराया गया है। जो केएमसी के इंजीनियर जहाँ पे गलती पे तो उनको सस्पेंड किया गया, उनकी इंक्वायरी भी चल रही है। ये मैंने मेक श्योर किया है कि जहाँ जहाँ हमने काम किया था और वो सड़कें ख़राब हुई, उनकी पेमेंट हमने नहीं की है, और हमने कहा है कि वही कॉन्ट्रैक्टर उस काम को रिपेयर करेगा। इस बदकिस्मत कोरंगी रोड का शायद मेयर कराची को भी कभी भूले से भी ख्याल नहीं आया, जो दिन रात खुद पता नहीं कौन कौन सी सड़कों की तामीर और मुरम्मत की वीडियोस और तस्वीर शेयर करते हैं, मगर किस्मत की मारी कोरंगी रोड की ना अब तक बारी आई, ना कोई उम्मीद लग रही है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की परेशानी में इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक बड़े माली नुकसान के खदशे की वजह से ICC में बहरानी सूरत हाल है। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान ना किया तो गवर्निंग बॉडी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, पाकिस्तान मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुँचा दिया। तनाज़े ने ICC की परेशानी बढ़ा दी। गवर्निंग बॉडी बहरानी सूरत हाल से दो चार। इवेंट के आगाज में 100 से कम दिन बाकी रह गए। डेडलॉक की वजह से ताहाल शेड्यूल का ऐलान न हो सका। ज़राए के मुताबिक 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान न हुआ तो ICC को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को इवेंट से कबल मार्केटिंग के लिए कम अज कम इतना वक्त दरकार होता है। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट कराने पर ICC को शदीद माली नुकसान होगा। राय के मुताबिक इवेंट किसी और मुल्क मुंतकिल हुआ तो पाकिस्तान कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का 1 साल बाद दोबारा दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। ICC की जानिब से जारी होने वाली नई रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथे से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। हारिस रऊफ को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी का सिला मिला और करियर बेस्ट 13वें नंबर पर आ गए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान की दूसरी और जनूबी अफ्रीका के महाराज की तीसरी पोजीशन है। बैटिंग रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम बदस्तूर सरफहरिस्त हैं। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।